ओके, डालिए चैप्टर का नाम डालिए। ये जो चैप्टर है चैप्टर 8 जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये क्लास 10 का बिल्कुल नया चैप्टर है। इस तरह का कुछ भी आप क्लास 9 तक नहीं पढ़ के आए हैं, तो बिल्कुल आपके लिए नया है, नया टॉपिक है, मैथमेटिक्स का नया ब्रांच है, इसलिए हम लोग को पढ़ने में ज़्यादा मज़ा भी आएगा, एक्साइट भी करेगा। लेकिन एक बात आपको स्पष्ट कर दूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो काफ़ी इसके वाइड एप्लीकेशन है, लंबा चौड़ा इसका एप्लीकेशन है। अभी तो क्लास 10 में हम लोग सिर्फ इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम भी है त्रिकोणमिति का परिचय से, नहीं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। अभी आप ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हालांकि इसके एप्लीकेशन, इसके यूजेज बहुत दूर दूर तक होते हैं। ऐसे ऐसे इसके यूजेज होते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इसको यूज करके हम लोग मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में या ओवरऑल साइंस में ऐसी ऐसी चीज़ें फाइंड आउट किया करते हैं कि उसकी कल्पना भी आप अभी नहीं कर सकते। ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके जो बहुत दूर दूर स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं जो आपको रात में ट्विंकल ट्विंकल करते दिखते हैं, उन सब स्टार्स का डिस्टेंस मेजर करते हैं। वो जो स्टार आप देखते हैं जो कि बहुत दूर हैं, वो कितना दूर है वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, दूरी माप लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, उसकी हाइट हम माप लेते हैं। ऐसे जगह का दूरी माप लेते हैं जहाँ तक हम पहुँच भी नहीं सकते। ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके एरोप्लेन जो उड़ रहा होता है उसकी रफ्तार हम माप लेते हैं। तो ऐसे इसके वाइड एप्लीकेशंस हैं, ऐसे इसके बड़े बड़े उपयोग। तो इन चीज़ों को यूज करने के लिए पहले तो ट्रिग्नोमेट्री को समझना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री हमको आनी चाहिए। जब एक बार हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीख लेंगे चैप्टर 1 में, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके इसको यूज भी करेंगे। और मजेदार बात यह है कि क्लास 10 में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ेंगे, इसके जस्ट बाद का जो चैप्टर होगा चैप्टर 9, वहाँ पर इसके थोड़े एप्लीकेशन भी आपको दिखाए जाएंगे, उसका थोड़ा उपयोग भी आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, तो मजा आएगा। पहले तो ट्रिग्नोमेट्री समझनी है और बाद में चल करके फिर इसको उपयोग में लानी है, उसको यूज करनी है। क्लियर? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी, जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री की बात आएगी, क्लास 10 तक से आप सीधे सीधे एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे, एक समकोण त्रिभुज के बारे में सोचेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमारा पुराना नॉलेज ये कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका कोई एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल। एक एंगल अगर 90 डिग्री है मतलब वो ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। चेहरा कुछ ऐसा दिखता है, सब लोग परिचित होंगे इससे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। नेमिंग कर लो, ए बी सी। बताइए इसमें कौन सा एंगल 90 है? एंगल बी। वो देख के ही समझ में आता है? यस सर। एक लाइन ऐसे पड़ा हुआ रहेगा और उसके ऊपर एक लाइन ऐसे खड़ा हुआ रहेगा, तो समझ जाना एंगल 90 डिग्री। ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा, इससे पहले कि ट्रिग्नोमेट्री में डायरेक्ट इंटर कर जाए, कुछ छोटी छोटी बातें जो हमारे पुराने नॉलेज में है उस पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं। जैसे अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एक समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस भैया को याद है? क्लास 9 में पाइथागोरस आया था? थोड़ा सा हम लोग उसको पढ़े। पाइथागोरस ने बताया कि अगर ये 90 डिग्री है एंगल बी, तो इसमें जो 3 भुजाएं आपको दिख रही है त्रिभुज की, उसका अलग अलग नाम होता है। उन्होंने नाम रखा। अच्छा, 90 के ठीक सामने वाले को कर्ण बोलते हैं। याद आ रहा है? हाइपोटेनियस। एच से डिनोट करते हैं, बराबर। ये वाला जो साइड है इसको लंब बोलते हैं, बी से डिनोट करते हैं। याद आ रहा है? और जो बच गया वो बेस है, इसको आधार कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। इसका मतलब है कि समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं होगी, उन तीनों भुजाओं का नाम रखा जाएगा। 90 के ठीक सामने वाला भुजा को आप हाइपोटेनियस बोलेंगे, एच। इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, पी, लंब।
और जो बच गया वो बेस है, आधार P। तो H P P ये तीन साइड हमको राइट एंगल ट्रायंगल में मिलते हैं, जो नाम दिया गया है पहले से, हम लोग एज इट इज उसको याद करें, ठीक है। अच्छा, तो पाइथागोरस ने छोटी सी बात हमको बताई कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स होते हैं एच पी और बी, उनके बीच में एक संबंध होता है, उनके मेजरमेंट में, उसकी लंबाई में एक रिलेशन होता है। उन्होंने बोला कि आप h का स्क्वायर कर दोगे ना तो वो p का स्क्वायर और b के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। आपने याद आता होगा h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस वही वाला रिलेशन, ठीक है। एक बार उसको रिवीजन कर लें। तो पाइथागोरस नाम सुना सा है ना? पाइथागोरस प्रमेय, अभी 10th में इसको आप प्रूव भी करेंगे चैप्टर 6, हाँ एकदम एज अ थ्योरम आप इसको प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 6.8 पाइथागोरस प्रमेय, वो हम लोग प्रॉपर इसका प्रमाण भी देंगे। अच्छा, तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको पता लगता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है किसके बराबर होता है? कर्ण को h से डिनोट कर लो, h स्क्वायर इज इक्वल टू लंब को p से, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। ये एक बहुत फंडामेंटल लेकिन बहुत काम का रिलेशन है जो पाइथागोरस ने दिया। क्या फायदे हैं सर इसके? देखिए, इसमें तीन चीजें, h है, p है, b। अगर इन तीन में से कोई भी दो आपको दिया जाए तो किसमें निकल जाएगा? मान लो p देता है, b देता है तो हम h निकाल लेंगे, कभी h देगा, p देगा तो b निकाल लेंगे। अच्छा, कैसे फॉर्मूला बन सकता है ये देखो, जरा बना लेते हैं। मान लीजिए h निकालना, स्क्वायर हटेगा ना, तो रूट लगा के काम करो। जब भी h निकालना होगा तो p लगाएंगे, b लगाएंगे, स्क्वायर करके जोड़ेंगे, रूट निकाल देंगे, हमको h मिल जाएगा। मान लीजिए हमको p का जरूरत पड़ गया कभी, p तो b स्क्वायर इस तरफ आएगा, प्लस वाला h स्क्वायर ये जाएगा माइनस का, यहाँ से रूट हटाया ना, तो स्क्वायर हटा है तो क्या लगेगा? ठीक है। हम लोग अगर b निकालना हो तो p इस तरफ आएगा, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए स्क्वायर हटाए तो क्या लगेगा? ये तीन फॉर्मूला, ये तीनों के तीनों इसी में से निकलेंगे। अब देखिए, p निकालना है तो h और p होना चाहिए, p निकालना है h और b होना चाहिए, और अगर h निकालना है तो p भी होना चाहिए। ये p, b, h ये सब लंबाई आपको दी जाएगी प्रश्न में, है ना। सेंटीमीटर में दिया जा सकता है, मीटर में दिया जा सकता है, मिलीमीटर में दिया जा सकता है। लंबाई के जो मात्रक होते हैं, यूनिट होते हैं, वो यूनिट दिए जाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखेंगे, अक्सर बच्चे इस बात पे भी गलती करते हैं कि जब वो फॉर्मूला बनाते हैं ऐसे p की, b की, h की, तो उनको समझ ही नहीं आता है कि पहले h को रखनी है कि पहले b को रखनी है। आप कंफ्यूज होते रहते हैं, पहले b को रखना है कि h को रखना है, b को रखना है, h को रखना है, ऐसा कंफ्यूजन बड़ा होता रहता है बीच। तो एक बात क्लियर कर लीजिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल में, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। आपने क्लास 9 में इसको प्रूव भी किया है। क्लास 9 याद करो, एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। चलो 9 का याद मत कराइए, 9 नहीं पड़ गया है ना। लेकिन हाँ, 9 में ये बात हमको प्रूव करना था, प्रॉपर 9 में ये बात प्रूव करना था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है, प्रूव करना था आपको ये बात, ठीक है। अच्छा चलो कोई नहीं, फिलहाल आप इतना तो याद रखेंगे कि कर्ण जो होता है वो बाकी दोनों भुजा से बड़ा होता है, उसकी लंबाई ज्यादा होती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर ये भुजा सबसे बड़ा है तो जाहिर सी बात है बड़ा में ही कुछ घटाया जा सकता है। लॉजिक समझो, बड़ा में ही ना कोई चीज घटाया जा सकता है। कोई चीज छोटा है उसमें और कैसे कम करो? कम तो बड़ा में से कुछ हो सकता है ना, बड़ा में से कुछ घटाया जा सकता है, बस वही लॉजिक यहाँ पकड़ लो।
जब भी तुमको माइनस वाला याद आएगा तो h को पहले करना है कि b को, h को पहले करना है कि p को, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं। बड़ा h है कि p? तो h में कम करो ना p। बड़ा h है कि b? तो h में कम करो ना b। सिंपल। अब माइनस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी माइनस वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा h पहले आए, क्योंकि h में ही कोई छोटा ची माइनस होगा ना, ये ध्यान रखिए। और जब h को निकालना पड़ेगा तब तो जाहिर सी बात है p और b को जोड़ना ही है इस बार करके, तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। क्लियर रहा? yes. ये छोटी सी बात पाइथागोरस ने बताई, अभी हमको इसकी जरूरत पड़ी। ठीक है, ओके। अब दूसरी बात है, तो एक बात नोट करके लिख लेना चाहिए, E H B तथा B से सदैव बड़ी होगी, है ना, ध्यान रखना है। अच्छा, थोड़ा सा उनको लगता है कि एक आध जगह पे एडजस्ट करने में दिक्कत आएगा, बट धीरे धीरे आप एग्रीमेंट हो जाएंगे और थोड़े समय के बाद ना इसका सेटअप हो जाएगा बढ़िया से, तो आपको दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। दूसरी बात, इस त्रिभुज में फिर से आएंगे। क्या हम लोग को ये बात मालूम है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 होता है? एंगल B अकेला 90 खा के बैठा है। एंगल B अकेला 90 है ना? एंगल B 90 है, यहाँ पे 90 डाल दीजिए और 90 को उठा के उस तरफ ले जाइए, तो इस तरफ क्या बच जाएगा? एंगल A एंगल C। एंगल B उस तरफ गया, अभी कितना था? 90 डिग्री तो है ही, ये उस तरफ जाके माइनस होगा तो बचेगा कितना? 90। यहाँ ध्यान दीजिए, एंगल A प्लस एंगल C, मतलब एंगल A और एंगल C मिल करके 90 हुआ। ये रहा एंगल A, ये रहा एंगल C, ये दोनों एंगल को मिलाने से 90 हो रहा है, और एंगल B अकेला 90 तो लेके बैठा ही, मतलब एंगल A प्लस एंगल C 90। अब मेरे को छोटा सा सवाल का जवाब, अगर एंगल A और एंगल C दोनों मिल करके 90 हो रहा है, तो फिर बताओ एंगल C कितना? 45। यस सर। क्या? यस सर। श्योर हो? यस सर। अच्छा, अगर ये 45 है तो फिर A कितना? 45। मतलब दोनों 45। यस सर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला एंगल 50 हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? 40। ये 50 तो ये 40। अरे भाई दोनों मिलके 90 होना है ना। अगर ये 50 हो गया तो फिर ये 40 होगा, मिलके 90 हो तो रहा है। अगर ये 60 हो गया तो ठीक है, वो 30 हो जाएगा, क्या दिक्कत? क्योंकि हमारा रिलेशन तो ये बोलता है कि भैया A और C मिलके 90 होना चाहिए। अगर एंगल C को आप 60 बोलते हैं तो ठीक है, ये फिर 30 हो जाएगा, मिलके 90 हो रहा है। तो क्या एंगल C 45 भी है? अभी आप बात बता रहे हैं, एंगल C 45 भी है क्या? नहीं, 45 एक वैल्यू है जो हो सकता है, C 45 हो सकता है, लेकिन C 45 ही होगा ये करो, ये बात करा। हाँ ठीक है, 50 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, बस रिलेशन ये है कि A और C मिलके 90 होना चाहिए। अच्छा बताओ, तो C का बड़ा से बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है? 90 से कम? 90 से कम? 89.5 हो सकता है, 90 से कम कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर ये 89.5 हो गया तो ठीक है, आधा डिग्री होगा, क्या दिक्कत? मतलब ये पक्का है कि 90 से लेकर कम। अच्छा क्या ये 90 हो सकता है? नो सर।
अगर ये 90 हो गया तो ये 90 पहले से है। 90 90 180 तो ऐसे ही हो गया, तो ही एंगल में तो क्या वो 0 है, तो होगा ना, तब तो ट्रायंगल बनेगा। इसका मतलब एंगल सी जो है वो 90 से छोटा कुछ भी एंगल हो सकता है, ठीक है। 90 से छोटा, सबसे छोटा कितना हो सकता है सी? 0 से ज्यादा, हाँ 0 से थोड़ा ज्यादा होगा, 0 नहीं। अगर ये 0 होगा तो एंगल बनेगा ही नहीं। मतलब 0 से बड़ा है। अब सुनिए, ध्यान से सुनिए, एंगल सी के बारे में सुनिए। फाइनली एंगल सी जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा होगा और 90 डिग्री से कम। अब 0 से ज्यादा का मतलब आधा डिग्री भी हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 1.5 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है, 1.25 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और जाएगा कहाँ तक? 90 से कम, 90 से कम, लेस देन 90। अच्छा, ये वाला साइन का मतलब समझते हैं ना हम लोग? इधर मुंह खुला वो, मम्मी बताई ना, इधर मुंह खुला वो, लक्ष्मण मैडम बता देगी ना, इधर मुंह खुला उधर, ठीक है। चलो एंगल सी के बारे में देखो, इधर सी की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब सी बड़ा है किससे? 0 से। और इधर 90 की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब 90 बड़ा है किससे? सी से। सी के बारे में सोचो, सी 0 से बड़ा हो गया, लेकिन 90 से छोटा हो गया। हाँ, और हम यही करना तो चाहते हैं, तो ठीक है, इस तरीके से बात बोला जा सकता है। ये बात स्पष्ट करता है कि सी का वैल्यू 0 से ज्यादा है और 90 से कम। अच्छा, तो फिर मैं आपसे बोलूंगा कि सी को कितना मान लेना चाहिए? सी को कितना मान लेना चाहिए? तो आंसर है, ऐसा करते हैं, ऐसे बार बार नहीं बताते हैं, मान लेते हैं कि सी जो है वो x है। लीजिए, मान लेते हैं कि सी कितना है? x का मतलब आधा डिग्री, 1 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री भी लीजिए, ठीक है, 89.5, 89 डिग्री भी ऐसे मान लेते हैं कि एंगल सी कितना डिग्री है? x ही क्यों मानेंगे? मान लेते हैं कि एंगल सी y डिग्री है, y ही क्यों मानेंगे? मान लेते हैं कि एंगल सी थीटा। मान लेते हैं कि एंगल सी क्या है? ये क्या मान लिए सर? x तो समझ आ रहा था, y भी समझ आ रहा था, ये क्या है? ये थीटा। पढ़ना सीखो। थीटा क्या चीज है? अरे थीटा कुछ नहीं है, x नहीं मान के थीटा मान ली, y नहीं मान के थीटा मान ली, तो थीटा का वैल्यू क्या हो सकता है? कुछ भी। जो सी का वैल्यू होगा वो थीटा का वैल्यू होगा। अब सी का वैल्यू 0 से ज्यादा है, 90 से छोटा है, मैंने थीटा का वैल्यू भी 0 से ज्यादा है, 90 से छोटा है। तो अक्सर जब थीटा आ जाता है ना और बच्चे नहीं पढ़े होते तो नहीं क्या हो गया? अरे कुछ नहीं है, x नहीं मान करके क्या मान लिया गया? सिंपल। क्लियर है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो टर्म यूज किए हैं थीटा, इसका मीनिंग एक बार फिर से समझिए। थीटा क्या बताता है? कोई भी एंगल को बताता है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है। 0 से बड़ा है थीटा और 90 से छोटा है। क्लियर है ना? ये तो बल्कि यहाँ पे लिख भी देना चाहिए कि थीटा बिल्कुल सी की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक एंगल है जो कि 0 से बड़ा है और 90 से बस इतनी ही बात है थीटा के बारे में। x नहीं बोल करके, y नहीं बोल करके इस चैप्टर में एंगल को थीटा बोल दिया, बस, और कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो गौर से देखो इस चेहरे को। कौन से चेहरे को? कौन के चेहरे को भाई? मेरे में थोड़ा इंटरव्यू लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या? कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, मेरे दिमाग में लिखा हुआ है। अच्छा ठीक, आइए
देखो ट्रिग्नोमेट्री बना कैसे, त्रिकोणमिति बना कैसे, ये समझिएगा ना, ध्यान से सुनिएगा। एच पी बी ये सब के साथ अब हम लोग फेमिलियर हो गए हैं। Yes, sir. एच होता है कर्ण, पी होता है लंब और बी होता है मतलब हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और एकदम क्लियरिटी के साथ समझना है। ठीक, एक बार क्या हुआ कि चलते फिरते घूमते गुनगुनाते पी को और एच को डिवाइड कर दिया, भाग लगा दिया। पी कुछ होगा ना, स्केल लगा के माप लो ऐसे 2, 4, 5, 8, 10 कोई सेंटीमीटर होगा, तो पी को ऊपर लिखा गया और एच को भी माप करके लिखा गया और दोनों को भाग लगा दिया गया, पी बटा एच। पी की कोई ना कोई वैल्यू होगी, Yes, sir. कुछ सेंटीमीटर होगी या कुछ भी होगी। Yes, sir. उसी तरीके से एच की भी कोई वैल्यू होगी, Yes, sir. उन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया गया। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो कोई ना कोई और वैल्यू मिलेगा ना। Yes, sir. सपोज करो P है 3 और H है 5, ठीक। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग मिलेगा कुछ। Yes, sir. ये जो वैल्यू मिला डिवाइड करने से, ये बोलिए चाहे ये बोलिए, इस वैल्यू को एक नाम दिया गया साइन थीटा। अच्छा, मतलब साइन थीटा कुछ नहीं है सर, साइन थीटा सिर्फ P और H को भाग देने से जो मिलता है उसको बोलते हैं। हाँ, माने लंब और जो कर्ण है उसको डिवाइड करने से जो मिलता है बस उसको साइन थीटा बोलते हैं, सिंपल। तो P बटा H करने से जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू का नाम क्या रख दिया गया, साइन थीटा। क्या रख दिया गया, Sin theta. तो इसको बराबर साइन थीटा पढ़ेंगे, कोई साइन गुना थीटा नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे साइन थीटा। पढ़ के दिखाइए, Sin theta. जल्दी से पढ़िए। Sin theta. हो गया, तो साइन, अच्छा किसको किसको डिवाइड करने से साइन थीटा मिलता है, P और H को डिवाइड करने से, P बटा H करने से। P और H का अनुपात जो होता है वो साइन थीटा होता है, पक्का। Yes, sir. तो P और H को जब डिवाइड किया गया तो B मुंह फुला लिया, बोला हमको क्यों नहीं शामिल किए, तो हम लोग बोले ठीक है तू भी हो जा भाई। B और H को डिवाइड कर दिया, B और H को B बटा H, और इसका नया नाम दिया गया cos थीटा। क्या नाम दिया गया, Cos theta. अच्छा मतलब साइन थीटा cos थीटा कुछ नहीं था सर, झूठ मूठ कर रहा था। हाँ कुछ नहीं था, बस P और H को डिवाइड करने से जो आया उसका नाम क्या रख दिए, Sin theta. सिंपल। P और H को डिवाइड करने से जो वैल्यू आया उसको क्या बोलते हैं, इतना ही है। तो देखिए तो किसको किसको डिवाइड लगा चुके हैं अभी तक आप, P और H को. P और H को. P को नहीं ना लगाए हैं, No, sir. इसको क्यों नाराज करना चाहते हैं, लगा दीजिए इसको भी, P बटा ये दोनों। जब P और P को डिवाइड लगाया गया तो इसको बोला गया tan थीटा। क्या बोला गया, Tan theta. tan थीटा। इस प्रकार से sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा हमारी जिंदगी में आया, ठीक है। Yes, sir. अब चूंकि ये अनुपात है, माने P और H का अनुपात है sin थीटा, B और H का अनुपात है, Cos theta. P और B का अनुपात है, Tan theta. इसलिए अब से हम लोग इसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहा करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। चूंकि अनुपात ही है ये, Yes, sir. तो अब से हम लोग इसको त्रिकोणमितीय अनुपात बोला करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्लियर है, Yes, sir. तो यही कहानी है। अच्छा एक बात और, इसको याद भी करना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या फॉर्मूला बना, P by H. cos थीटा, P by H. tan थीटा। P by E. अच्छा अब इसको याद करेंगे डायलॉग्स बना के, ठीक है। P से Perpendicular. पाकिस्तान, B से Pakistan. B से Bangladesh.
अब नीचे देखो, अब नीचे भी तो देखो, लाइन पूरा भी तो करो। एच मतलब हिंदुस्तान, एच मतलब भारत, बी मतलब भारत, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो कहाँ गलत है? कहीं गलती नहीं है ना? आप तो बोलिए फिर से। याद हो गया फॉर्मूला? ओके, चलो देखो कैसे लिखेंगे, कैसे देखो। अगर मेरे को साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये तीनों का फॉर्मूला लिखना है तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। हो गया? चलो ठीक है। तो ये साइन थीटा का फॉर्मूला p/h, कॉस थीटा का फॉर्मूला p/h, टेन थीटा का फॉर्मूला p/b। याद रहेगा? कितने लोगों को याद हो गया? देखो फॉर्मूला, अरे सबको याद हो गया? ये सब करते रहे आप लोग तो। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा एक बताओ, p को ऊपर रखे, h को नीचे रखे, तो जो वैल्यू मिला उसका नाम क्या रखे? साइन थीटा। बहुत बढ़िया। दुनिया में सरफरे लोगों की कमी तो है नहीं। आजकल लोग ना योगा करता है, पैर नीचे नहीं रखता है, उल्टा सिर नीचे रखता है और पैर ऊपर कर लेता है। आपने वो देखिए? क्या बोलते हैं उसको? शीर्षासन बोलते हैं। हाँ, उल्टा होने का काम नहीं। तो जरा इसको भी उल्टा करते हैं, इसका पैर ऊपर करते हैं, माथा नीचे करते हैं, करते क्या? सर कर दीजिए, मना भी करेंगे थोड़ी मानेंगे आप। चलो करते हैं। एच ऊपर करो, एच ऊपर, पी नीचे करो, तो बना h/p। क्या बना? इसलिए किया, बस इसको उल्टा किए। तो ये वाले का नाम जो है ना थोड़ा बदल दिए और बोले कॉसेक थीटा। क्या नाम बोले? कॉसेक थीटा। अच्छा, मतलब अगर साइन थीटा याद है तो कॉसेक थीटा भी याद है। हाँ, साइन होता है p/h तो कॉसेक होता है h/p। तो इस प्रकार से चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात हमको मिला। अब जब इसका उल्टा कर दिए थी, दोनों चुपचाप बैठ के देख रहा था, नाराज हो गया, बोले कभी अब तू भी खुश हो जा, इसको भी उल्टा करो, h/b। इसका नाम दिए सेक थीटा, सेक थीटा। ओके, अच्छा। और ये वाले को उल्टा करो, p ऊपर, p नीचे, इसका नाम दिए कॉट थीटा। तो ये जो तीन है जो बाद में आपको मिला है, ये तीन ऊपर के तीनों को उल्टा करने से मिला है, रेसिप्रोकल करने से मिला है, ठीक है ना, व्युत्क्रम करने से मिला है। तो अब से हम लोग ऐसे बोला करेंगे कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा। लेकिन फिर भी अगर हमको ये तीन फॉर्मूला याद है तो बाकी तीन को उल्टा करके बन ही जाएगा। तो कुल मिला के टोटल कितने हमको मिल गए? इतना ही हो गया। तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जो हमको जब भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे बस यही 6 पढ़ते रहते, ठीक है ना। चलो एक बार कॉपी की जाए फटाफट। अच्छा देखिए, ध्यान दे, ध्यान नहीं दीजिएगा? अच्छा देखेंगे, ठीक है। अच्छा, नाम जो है ना आप अपने हिसाब से देंगे, जरूरी नहीं है कि हर बार ABC देंगे, आप PQR भी दे सकते हैं, MNO भी दे सकते हैं, जो आपकी मर्जी। लेकिन ABC ठीक लगता है तो किसी भी यही को आता है। क्या आता है? इसके आगे नहीं आता है? वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना? अच्छा, ये 90 डिग्री है। ओके, अब देखो ध्यान से, अब जवाब देना, बताओ C कितना होगा?
थीटा थीटा। अच्छा थीटा का वैल्यू कितना हो सकता है? 90 से ज्यादा, सॉरी 0 से ज्यादा। समझ में आ रहा है बात? चलो वेरी गुड। थीटा लिख दे इसको। अब देखिए आपके पास क्वेश्चन में ना ऐसे साइन थीटा नहीं लिख करके सी आएगा, और कभी कभी ना उसको और बदमाशी करने का मन करेगा तो साइन थीटा नहीं लिख के ए लिख देगा। आराम से एक बार ये समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर आने वाला है। ध्यान से सुनिए। सी नहीं माने थीटा नहीं लिख करके क्या लिख दिया जाएगा? सी या फिर ए। ऐसे बी नहीं लिखेगा क्योंकि बी तो 90 है, बी तो 90 है। और अपने को थीटा लेना है, थीटा 90 से कम हो, इसलिए बी नहीं है। माने जो एंगल 90 होगा वो नहीं है। उसके अलावा जो दो एंगल बच जाएगा उसमें से दोनों में कोई भी एंगल आ सकता है। आप ध्यान से सुनिएगा। साइन का फॉर्मूला होता है P बटा X। वहां से देखो। लेकिन P और H इसमें से कौन भुजा P होगा और कौन सा भुजा H होगा ये हमको सोचना पड़ेगा। तो देखो H माने कर्म, 90 के सामने वाला H, मतलब H के जगह पे AC लिख देंगे। क्लियर है? अब P मतलब परपेंडिकुलर, P की जगह पे क्या लिखा जाएगा? अच्छा बहुत बढ़िया। इसमें आओ फिर से साइन का फॉर्मूला P बाई H तो फिक्स है, H का कोई लफड़ा नहीं है। 90 के सामने वाला H होता है, बस खत्म बात। जो एंगल 90 होगा उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो H होगा। तो 90 B है, H कौन सा साइड होगा? Yes. P पागल है। P बदलता रहता। P कौन है? बदलता रहता। देखिए कैसे, सुनिए। थीटा के प्लेस पर आपको देखना है कि कौन सा एंगल आया हुआ है। ध्यान से सुनेंगे। बोर्ड में देखो और कीप पॉइंट। आपको देखना थीटा के प्लेस पे कौन सा एंगल आया हुआ है। यहाँ पे C आया हुआ है, यहाँ पे A आया हुआ है। ओके अच्छा, जो एंगल थीटा के प्लेस पर आएगा उस एंगल के पास भाग जाना। यहाँ C आया हुआ है, थीटा के प्लेस पर क्या आया हुआ है? C। तो C के पास भाग। ओके यस। अब यहाँ से ठीक अपने सामने देखो, तो ठीक सामने कौन सा साइड दिखता है? हाँ तो ये बन गया। तो P की जगह पे कौन सा साइड लिखेंगे? लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी अब की बार थीटा के प्लेस पर कौन है? A। तो कहाँ भागना है? A के पास। यहाँ भाग जाओ। भागे। अब यहाँ से ठीक सामने जो दिखेगा वो P होगा। तो यहाँ से सामने कौन दिखता है? तो अब की बार P ये होगा। इसका मतलब A के लिए अगर P लिखना होगा तो कौन सा साइड लिखेंगे? अब आप सोचिए ये BC P है कि B? ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी थीटा की बात कर रहे हैं। अगर हम C की बात करते हैं, फिर से सुनिए, अगर हम C की बात करते हैं तो C के सामने वाला P बनेगा, H हम पहले ही बना चुके हैं तो फिर ये B बन जाएगा। लेकिन अगर हम C के जगह पर A ले लेते हैं तो A के जो सामने होगा वो हो जाएगा P। इसका मतलब जो पहले B था वो अब क्या बन चुका है? B बन चुका है।